हेलो जी। मोहम्मद रिजवान ने सोचा कि मैं T20 टीम में ना सही कंट्रोवर्सी में तो रहूंगा। मोहम्मद रिजवान की एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है कि मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए। आम लोगों को नहीं पता कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उनके लिए मैं बता दूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक बीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पूरे साल का जो मुआवजा आता है, जो उनकी तनख्वाहें होती हैं, वो उसमें तय होती हैं और उसके बदले प्लेयर्स की कुछ डिमांड्स भी हो सकती हैं। उसके बदले प्लेयर्स की कुछ कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। उसके बदले प्लेयर्स पे कुछ शर्तें भी होती हैं कि आपने कौन सी लीग खेलनी है, कौन सी लीग नहीं खेलनी, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। ये सब चीज़ें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आती हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। बाकी सब के सब प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीम की परफॉर्मेंस थी, उस पर T20 की परफॉर्मेंस, जो 2024 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 8 पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद जो ODI की परफॉर्मेंस जिसमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत सका, उसके बाद टेस्ट की जो परफॉर्मेंसेज हैं जिसमें पाकिस्तान लास्ट नंबर पे था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस थे कि पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है, वहाँ पे पाकिस्तान लास्ट नंबर पे था WTC साइकिल में। इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट बनाई गई थी, उसमें किसी भी प्लेयर्स को A कैटेगरी नहीं दी गई थी और कहा यह गया था कि जो टीम की परफॉर्मेंसेज है उसकी बिना पर हम किसी भी प्लेयर्स को A कैटेगरी नहीं रख रहे। और जितने भी A कैटेगरी के प्लेयर थे या B कैटेगरी के प्लेयर थे, उनको B कैटेगरी में ही रखा गया है। और इसमें तो कुछ कहा भी जा सकता है कि कौन से प्लेयर्स B कैटेगरी में हैं, कौन से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद भी A कैटेगरी में हैं, B कैटेगरी में सॉरी, और कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ना होने के बाद भी B कैटेगरी में है। जैसे कि शादाब खान है, वो भी अभी B कैटेगरी में है। उसके बाद और भी 2-3 प्लेयर्स हैं, हसन अली हैं, वो भी कुछ ना करने के बावजूद भी B कैटेगरी में है। तो इस पे मोहम्मद रिजवान ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए। उनकी 2 शराइत तो नहीं कह सकते, 2 कंप्लेंट्स हैं। पहली कंप्लेन तो ये है कि उन्होंने कहा है कि मुझे लिख के दिया जाए कि मुझे जो ODI की कैप्टनसी है उससे क्यों हटाया गया है, मुझे ये लिख के दिया जाए तभी मैं साइन करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं साइन करूँगा। उसके बाद दूसरी उनकी जो शर्त है या कंप्लेन है वो ये है कि मेरी जो परफॉर्मेंसेज है वो सब प्लेयर से ज़्यादा है। अगर आप टेस्ट की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर रन गेटर हैं। अगर वो वनडे की बात करें तो वनडे में भी वो दूसरे नंबर पर हैं जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर हैं, और उनके साथ साथ वो कीपिंग भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं A कैटेगरी डिज़र्व करता हूँ। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो PCB मैनेजमेंट है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि किसी भी प्लेयर्स को हम A कैटेगरी में नहीं रख रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से जो टीम की परफॉर्मेंसेज हैं वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त परफॉर्मेंसेज हैं। जितने भी पिछले साल में पाकिस्तान ने जितने इवेंट खेले या जितने भी सीरीज़ खेले, उसमें सिर्फ 2 सीरीज़ ही ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और एक मार्जिन से लग रहा था कि टीम बन रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे हराना, उसके बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप करना ODI में। तो इस बिना पर मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि मेरी कैप्टनसी को क्यों हटाया गया है। और मोहम्मद रिजवान को और पाक की जितने भी क्रिकेटर्स की फर्टिलिटी है या जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उन सबको पता है कि इन 2 सवालों का जवाब क्या है। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ना आज तक PCB ने किसी कैप्टन को हटाने पर कोई वजाहत दी है, ना आगे देगा, और ना ही PCB ये करता है। ना उनकी ये परंपरा है, ना उनका कल्चर है। वो जब चाहे, जब जैसे दिल चाहे किसी को हटा सकते हैं, किसी को लगा देते हैं। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि PCB किसी भी तौर पर मोहम्मद रिजवान को ये लिख के देगी कि आपको वनडे की कैप्टनसी से क्यों हटाया गया है। और ये सवाल उनका बेबुनियाद ही रहेगा। इस सवाल का मुझे नहीं लगता कोई जवाब दिया जाएगा PCB की तरफ से। और उनका दूसरा सवाल कि उनको B कैटेगरी में क्यों रखा गया, तो इसको तो मैं भी मानता हूं कि B कैटेगरी में ही रखना चाहिए था, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस जितनी अच्छी हैं वो मायने नहीं रखती। टीम की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पूरी जो मैनेजमेंट है या टीम है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जो टीम की परफॉर्मेंसेस है वो इतनी ख़ास नहीं है पिछले दिनों में, पिछले साल। असल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता ही इस तरह है कि जो आपकी पिछले साल की परफॉर्मेंसेज हैं उसको लेके आगे अगले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाता है, अगले साल की जो सैलरीज है वो दी जाती हैं। तो पिछले साल 2024 में या 2025 का जो ये शुरू का साल रहा है, जून से पहले, इसमें पाकिस्तान की कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेज नहीं रही। अगर आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो फिर आप बोलते अच्छे भी लगते हैं। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आपको पता हो तो ODI में पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में नंबर 1 थी। तब रिजवान, बाबर की
तरफ से रजिस्ट किया गया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेट साइन किया गया था, उनकी शर्तें भी मानी गई थी, उनकी सैलरीज भी 45 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की गई थी। और जब आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो आप शर्तें मनवाते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं होती, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज नहीं होती, आप डाउन होते हैं, तो आपका शर्तें मनवाना बनता नहीं है वैसे। और रिजवान ने, मुझे नहीं पता कि रिजवान ने ये क्यों किया है, और ये रिजवान को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद कल सलमान नसीर जो PSL के CEO हैं और अली हबीब जो HBL बैंक के CEO हैं, उनके दरमियान मुआहदा हो गया है कि जो HBL PSL है उसका टाइटल स्पॉन्सर अगले 2 साल के लिए HBL ही रहेगा। जैसे पिछले 10 साल से HBL PSL कहलाता आया है, अगले 2 साल भी HBL PSL ही रहेगा। और इसके बाद उन्होंने बाकी दीगर सहाफ़ियों का सवालों का जवाब देते हुए कोई ज़्यादा वाज़ेह तो नहीं बताया, लेकिन कुछ हिंट दिए हैं कि कौन कौन सी टीमें होंगी और कौन कौन से जो ग्राउंड हैं वो नए आने वाले हैं अगले PSL के लिए। जैसा कि आपको पता है कि PSL के शुरू में ही ये तय हो गया था कि जो PSL 10 है उसके लिए 5 या 6 टीमें ही रहेंगे, उसके बाद 2 टीमों का इजाफा किया जाएगा। तो अब वो टीम आ गया है कि 2 टीमों का इजाफा किया जाए। और इसमें सहाफ़ियों ने तो पूछा है, लेकिन सलमान नसीर ने ये कहते हुए टाल दिया है कि अभी इसमें टाइम है, अगले हफ्ते तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कुछ हिंट भी दिए हैं, और एक ख़ास तौर पर वाज़िया जो हिंट था वो मुझे फैसलाबाद का ही लगा है, क्योंकि उन्होंने फैसलाबाद क्रिकेट ग्राउंड की भी बात की कि फैसलाबाद का जो ग्राउंड है वो भी इसमें शामिल होगा, फैसलाबाद का ग्राउंड, और दूसरा पेशावर का जो अरबाब नियाज़ क्रिकेट ग्राउंड जो अभी नया बना है उसके हवाले से उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद तो रेडी है PSL होस्ट करने के लिए, लेकिन जो अरबाब नियाज़ जो पेशावर का स्टेडियम है उसमें अभी कुछ काम होना बाकी है, और उसमें जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट बाकी है जो कि पेशावर गवर्नमेंट और PSL या PCB का होना बाकी है, क्योंकि उसकी रेनोवेशन का बहुत ज़्यादा काम है। तो PCB ये चाहता है कि अगर PCB उसकी रेनोवेशन का काम करे तो PCB के पास उसके राइट्स हो, मतलब PCB उसको लीज पे लेना चाहता है, ना कि उसको रेंट करे और रेंट करके उसकी रेनोवेशन का काम करे। और ये 2 ग्राउंड का उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि होम एंड अवे का कंसेप्ट हो, और इसी हवाले से उन्होंने मुझे ये लगता है कि फैसलाबाद का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है। आपको क्या लगता है PSL में कौन सी 2 टीमें आनी चाहिए? और उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि ये 2 टीमें हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये बिल्डर्स डिसाइड करेंगे। यानी कि 2, 4 या 6 शहरों का नाम बिल्डर्स को दिया जाएगा, और बिल्डर्स उसमें जो ज़्यादा बिड करेगा वो अपनी मर्ज़ी का शहर ले सकता है, वो जिस शहर की जौन सी मर्ज़ी टीम बनाए वो उसका राइट होगा। इन्होंने सिर्फ फ्रेंचाइज बेचनी है। आपको क्या लगता है कि PSL की अगली जो सीज़न है इसमें कौन सी 2 टीमें खेलने आएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।